अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाज़रीन, अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ आपने सुन ली होगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद जो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा यू टर्न लिया है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं। अब से आज से कुछ दिन पहले की जो बहस थी वो यही चलती आ रही थी कि जी डीलिमिटेशन का प्रोसेस है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना बड़ा एक क्लियर स्टैंड दिया था कि हम दिसंबर में जाके देखेंगे, मिड दिसंबर के बाद के इलेक्शंस होते हैं, कब जाके होंगे डीलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ऑल्दो नून लीग का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जी इलेक्शंस अभी आगे जाके होंगे। फिर पीटीआई ने बड़ा क्लियर अपना स्टैंड दिया था कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। अब पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आप शीरी मजारी को भी सुन रहे होंगे, फिर नय्यर बुखारी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शंस चाहते हैं। अब क्या वजह बनी है कि जो पीपल्स पार्टी है इतना स्ट्रेस कर रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने का। और मुराद अली शाह साहब की बात की जाए, आपको पता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर तमाम सूबों के जितने वज़रा आला होते हैं उनकी डेलीगेशन वहाँ पर जाते हैं और कंसेंसस के थ्रू किसी भी जो सूबाई जो हमारा टॉपिक होता है उसको पास करते हैं। तो उन्होंने बड़ा एक कंसेंसस फॉर्म किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंसस है 2023 वो फॉर्म कर चुका है। अब आइन के मुताबिक डीलिमिटेशन का प्रोसेस होना चाहिए और उसके बाद ही फिर जाके इलेक्शंस हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें एक पेज पे नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो का भी बड़ा एक क्लियर स्टैंड आ चुका है 90 दिन के अंदर। अब वजूहात यहाँ पे क्या है, क्या वजह बनी है कि पीपल्स पार्टी ने एकदम से इतना बड़ा यू टर्न लिया है। हालांकि वो पहले बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आते थे और एक जनरल पर्सपेक्टिव पाया जाता है जो पीपल्स पार्टी है इनको इलेक्शन से कोई इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे सिंध ये सिक्योर कर लेंगे, जब भी इलेक्शन होंगे सिंध इनके हाथों से नहीं जाने लगा। क्या वजह बनी कि अब स्ट्रेस किया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं? एक तो वजह ये हो सकती है कि उनको अपना जो पावर वैक्यूम है जो उन्होंने अब डिले या जो स्ट्रेच होता जा रहा है उसको उनका खदशा है कि भाई हम पावर वैक्यूम से इतना दूर और इतना अरसा रहेंगे तो उसके जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत लंबे हो सकते हैं। और सिमिलरली फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी कभी कभी बन जाते होते हैं पीपल्स पार्टी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 2 असम्बलियाँ अपनी डिसॉल्व की थी, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, तो इन्होंने कोई ऐसा स्टैंड नहीं दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं। तब पाकिस्तान के माली हालात भी ख़राब थे, सिक्योरिटी के हालात भी ख़राब थे, आइनी बहरान भी था, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। लेकिन आज क्योंकि इनके मुफाद की बात है, आज इनके फ़ायदे की बात है और फिर ये ज़्यादा देर अपने आप को हुकूमत से दूर रख नहीं सकते। शायद एक वजह ये भी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का स्ट्रेस कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार सितार खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद। इनसे इनकी राय जानेंगे कि इसमें भी क्या सियासत हो रही है, वाकई आइन की पासदारी और आइन की हुक्मरानी की बात की जा रही है। और इन्हीं के साथ हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब लाइन पर मौजूद होंगे। इनका हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें बड़ा क्लियरली पता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सस्पेंड होकर रह गए कुछ अरसे से। हालांकि अब पीपल्स पार्टी इसको एंडोर्स करती आती है। क्या वजूहात है, क्या वजह है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। सितार खान साहब से ही अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सितार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, हमें बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने अब से कुछ अर्सा पहले तक अपनी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बड़ा क्लियरली कहा था कि मरदमशुमारी डीलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इलेक्शंस पे जाएंगे। अब क्या वजह बनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको ये कहना पड़ रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराएं, नहीं तो ये काम गैर आईनी हो जाएगा? असद अपने इंट्रो में कह दिया कि सिंध सिक्योर है। अब अपने इंट्रो में आप कह रहे हैं और फिर मुझसे ही पूछ रहे हैं फिर कि सिंध की हद तक, क्योंकि जो इंतखाबी मुहिम होती है ना वो सियासी मुहिम होती है, उससे अलग होती है। इंतखाबी तौर पर जो ताकत थी, ताकत का मरकज़ जो था इंतखाबी हवाले से वो पंजाब रहा है। अगर किसी ने वफाक में आना है तो पंजाब उसे लेना पड़ेगा, पंजाब के बगैर वफाक में नहीं आया जा सकता। तो पीपल्स पार्टी का ये है कि सिंध में वो बात ठीक है, वो सिक्योर्ड है और थोड़ी बहुत उसे उम्मीद ज़रूर होगी या दिलाई गई है कि पंजाब में भी आपका ख्याल रखा जाएगा या ख़ुद आप अपना ख्याल रखने की पोजीशन में चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मसला जो है ना, सबसे बड़ा मसला ही मुस्लिम लीग नून का है कि पंजाब ही उन्हीं का मरकज़ था, पंजाब ही हिला हुआ है। इंतखाबी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर पीपल्स पार्टी कहती है तो वो सियासी तौर पे जमहूरी रवैयों की वजह से कि हमारी एक तारीख़ रही है कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है सियासी तौर पर। जितनी बड़ी स्ट्रगल पीपल्स पार्टी ने की है पाकिस्तान में वो कोई और जमात नहीं कर सकी, इसलिए वो साथ कई दफ़ा जोड़ी जाती है कि जनाब इंतखाबात आप 90 दिन में कराएँ, क्योंकि अपना उनका घर सिक्योर है। अब वो घर इस तरह का सिक्योर है कि जब 2018 में इंतखाबात हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था, सुना जा रहा था धीमे धीमे अंदाज में या बुलंद बांग दावे में कि जनाब पंजाब में मुस्लिम लीग नून हिल जाएगी और सिंध में पीपल्स पार्टी हिल जाएगी। पंजाब में नून लीग तो काफ़ी हद तक हिली, लेकिन सिंध में
पीपल्स पार्टी ने 2008 से ज़्यादा सीटें और ज़्यादा वोट ले गई। हालांकि कोई कारनामा पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा अंजाम नहीं दिया था जिसकी बुनियाद पर जो वोटर है वो उसको वोट देता। सिंध में लोगों का ये है कि अभी तक लोग इस एक वक्त तक जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में ऑप्शन, सिंध में ऑप्शन पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं है। मसलन उधर ऑप्शन, पंजाब में ऑप्शन आ जाती है। पंजाब में ऑप्शन कैसे आती है कि पीपल्स पार्टी थी, सामने मुस्लिम लीग नून खड़ी थी, मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी सामने खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई और पीटीआई आ गई। पंजाब में ऑप्शन रहती है। सिंध का ज़रा मसला ज़रा थोड़ा सा उलझा हुआ है इस हवाले से कि इंटीरियर सिंध जो है, अंदरून सिंध, वहाँ किसी के पास सेकंड ऑप्शन नहीं आती। हाँ, शहरी इलाकों तक तो एमक्यूएम आके डोमिनेट कर जाती है। पार्टी को क्या एकदम इनसिक्योरिटीज आ गई हैं? तमाम तर मामला इनके हिसाब से ही चल रहे थे। नहीं, इनसिक्योरिटी कोई नहीं है। इनसिक्योरिटी पीपल्स पार्टी को नहीं है, इनसिक्योरिटी है मुस्लिम लीग नून को। अब मुस्लिम लीग नून देख रही है कि जो इत्तेहादी जमातें थीं, जो किसी वजह से इत्तेहादी क्यों बनी, क्योंकि इमरान खान ने एक अपना तरीका पकड़ा हुआ था सोलो फ्लाइट का। अब सोलो फ्लाइट जिस किसी की भी स्कीम ऑफ थिंक थी, सोलो फ्लाइट ने फ़ायदा ज़रूर दिया इमरान खान को कि सोलो फ्लाइट में आप ऐसा करें कि आप अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लें और फिर बाकी सारे हैं मद्दे मुकाबल, उनको आप यकजा कर दें और कहें कि जी मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अब उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को हुआ है। गो कि सियासत में इस चीज़ की इतनी ज़्यादा मसलन कि इसको बेहतरी की शक्ल नहीं कहा जाता कि आप सोलो फ्लाइट नहीं लें। सियासत में होता है कि सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है, पॉसिबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। पूरी दुनिया में सियासत इस तरह चलती है। सियासत ये नहीं होती कि आज मैंने एक जगह पे आके कह दिया कि बस जी जरदारी इस तरह का है और नवाज शरीफ इस तरह का है और फजल रहमान इस तरह का है, अगले 200 साल तक मैं इस तरह चलूँगा। ऐसे नहीं होता। अब उनको फ़ायदा हुआ। सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा, अगर किसी बड़ी सियासी जमात की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड जो है वो पीपल पार्टी है। ठीक है, सितार खान मुस्लिम लीग नून का पता नहीं है इंतखाबी उनका मैदान पंजाब था उनके पास किस हद तक रहता है। पीटीआई का ये नहीं पता कि कौन बंदा उनका कैंडिडेट होगा। वो जो पीटीआई का सरबराह है वो बाहर आएगा, क्या उसको इजाज़त मिलेगी, इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो दोनों जगह पे गोमगू की सिचुएशन है। आप प्योर पावर पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, इसी आर्ग्यूमेंट को आगे लेके चलते हैं। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। हमें बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर ये जरा हमें क्लैरिटी दें इस चीज़ में, अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई में एक चीज़ का फैसला कर लिया जाए और तमाम तर सूबों की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो और एक कंसेंसस के थ्रू वो एक चीज़ को पास कर रहे हो कि अब आपने डीलिमिटेशन का प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके बाद आज जिस तरह से यूटर्न लिए या जो भी कोई मामला पीपल्स पार्टी के पावर पॉलिटिक्स के चल रहे हैं, डज दैट रियली मैटर? आपको लगता है कि सीसीआई के फैसले के बाद अब इसको यू टर्न या ओवरटेक किया जा सकता है किसी मामले को कॉन्स्टिट्यूशनली? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अंडर दी डॉक्टराइन ऑफ नेसेसिटी बहुत सारी चीजें की गई। यहाँ पे इंतहाबात 90 दिन के अंदर नहीं करवाएगी, किस वजह से? अंडर दी डॉक्टराइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत के तहत हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अदलिया के पास इनको देने के लिए जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं है। अगर मौजूदा हालात के अंदर 90 दिन के अंदर आप इंतहाबात करवाना चाहते हैं, यू कैन नेगेट, यू कैन गो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिलिमिटेशन, और आप कंसेंसस करवाए बगैर, मर्दमशुमारी करवाए बगैर भी इंतहाबात की तरफ जा सकते हैं। चूंकि आइन का आर्टिकल जो 48 क्लास 5 है, डेट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के फ्रॉम द डेट ऑफ डेजोलेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जब भी सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असम्बलियां डिसॉल्व करेगा तो 90 दिन के अंदर इंतहाबात की तारीख मुकर्रर करेगा और 90 दिन के अंदर इंतहाबात होने हैं। इंतहाबात होंगे, नई असम्बली बनेगी, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, तो प्रेसिडेंट अपने सक्सेसर के हैंडओवर करके अपनी जिम्मेदारी से अहदे बरा होकर फिर घर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारे की सारा जो इस्तेकाक है, डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट हैज बीन वेस्टेड एंड बेस्टो इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो मैं ये समझता हूं कि मर्दमशुमारी करवाए बगैर भी, हल्काबंदी नहीं करवाए बगैर भी बिल्कुल इलेक्शन में जा सकते हैं, और ये कोई हैरानगी या चंबे की बात नहीं है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कर दिया गया जज हुमायूं दिलावर साहब को। अब ये भी पता नहीं पार्ट पॉलिटिक्स से समझ नहीं आती, ये तो दिलावर साहब तो वो सारे काम कर रहे हैं जो पीटीआई के मुखालफिन चाहते हैं, लेकिन उनको ओएसडी कर दिया गया। इसकी भी कहानी को आज हम अपने तजियाकार से जान लेंगे। बैरिस्टर साहब आपके पास वापस आते हैं। सर आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि अगर सीसीआई में कोई फैसला कर भी लिया जाए तो उसको आप ओवरटर्न कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अंदर इजाज़त है। दूसरा सर सवाल यहाँ पे आ जाता है, आपने प्रेसिडेंट की बात की थी कि प्रेसिडेंट एक इलेक्शन की डेट का अनाउंस कर सकता है। अब इलेक्शन एक्ट
2017 के अंदर तरमीम की गई है, जहां पे इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बल्कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का इख्तियार दिया कि वो अब इलेक्शन की तारीख को अनाउंस करें। अब आपको क्या नज़र आता है सर, अगर पार्टीज ये डिसाइड कर भी लेती हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, फिर इलेक्शन कमीशन, हमने बड़ा क्लियरली स्टैंड सुन लिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम डीलिमिटेशन के प्रोसेस को फरवरी में कंप्लीट करेंगे, तो अब इख्तियार है इसका इलेक्शन कमीशन के पास कि वो भी अब इसको 90 दिन के अंदर मुकम्मल करें बगैर इसके सेंसस के और बगैर डीलिमिटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर। तो साहब ये बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता है और इसको लीगली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसका आर्टिकल 48 क्लास 5 ये कहती है कि दिस इज द प्राइमरी लायबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का डेट देंगे व्हेन द असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये तो एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर आईनी एक परवीन है। आइन की परवीन के ऊपर किसी एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को फोकस या किसी भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को प्रायोरिटी और प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। हमने देखा माजी के अंदर, अभी 2 हफ्ते पहले एक फैसला आया माजी करीब के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन थी और जो डायरेक्टली पिटीशन एंटरटेन की जाती थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस ऑर्डर के अगेंस्ट किसी किस्म की अपील का ये जो रिव्यू का इख्तियार था वो लिमिटेड था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने असेंबली के अंदर एक ऑर्डिनरी बिल पास किया और एक लेजिस्लेशन की जिसको आईने पाकिस्तान के ऊपर फोकियत देने की कोशिश की। तो 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट था उसको कालअदम करार दे दिया गया, स्ट्राइक डाउन और डिस्पेल कर दिया। क्यों किया गया? इस बेस पे किया गया कि एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को आप आईने पाकिस्तान पे फोकस नहीं दे सकते। इसी तरह जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, और अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 48 क्लास 5 के ऊपर तरजीह देना चाहेंगे तो वो किसी भी सूरत में उसको प्रेफरेंस और प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। कल जब भी आइन का एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के साथ कंपैरिजन किया जाएगा या मुआवजा किया जाएगा तो आइनी परवीन ही प्रवेल करेगी। अगर आपने आइन के आर्टिकल 48 क्लास 5 के अंदर किसी तरह की अमेंडमेंट करनी थी तो आपको 2/3 अक्सरियत रिक्वायर थी, 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर थी, जो आइन का आर्टिकल 238 और 239 रिक्वायर करता है। तो इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी ही नहीं थी। इनके पास 190 से 192 पीडीएम की जमातों के टोटल मेंबर्स थे, तो 2/3 मेजॉरिटी से मुराद 228 229 मेंबर्स हैं। तो मैं ये समझता हूं कि किसी सूरत में भी जो एक सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 को इन्होंने अमेंड किया और ये सारी की सारी पावर जो अथॉरिटी वेस्ट कर दी इन द हैंड्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये गलत प्रोसीजर है। आइन जो है वो सुप्रीम है, आइन ही प्रवेल करेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है आपने की कि अब 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात हो सकेंगे, मैं ये समझता हूँ कि माजी के अंदर तो फैसला मौजूद था, कंटेम्पचुअस प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करने जा रही सुप्रीम कोर्ट, नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सिग्निफिकेंस को, इसकी इंपॉर्टेंस को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया। आइन को बने 50 साल हो गए मार्च में, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहां तक इसकी इंप्लीमेंटेशन, किसी इन्फोर्समेंट की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके सबसे बड़े मेरे ख्याल में फैसले को जो आइन की रूह के मुताबिक था उसको हवा में उड़ा दिया गया, उसको पारा या पास कर दिया गया। और अभी जो आपने ब्रेकिंग दी है, मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल अनार्की की तरफ तो पहले धकेल दिया गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ इस वक्त हमारा मुल्क जा रहा है, जो मैं अक्सर अब्दुल साहब के जो एनालिसिस सुनता रहता हूँ कि हमारी इस वक्त जुडिशरी के अंदर एक जो डिवाइड नजर आता है कि अब ये इनको ओएसडी बनाने का मकसद क्या है कि ओएसडी बनाने के बाद हमारे पीटीआई के हलकों के अंदर शायद आज मिठाइयां तकसीम की जाएं, इनके जो सीनियर रहनुमा शायद वो मिठाइयां लेकर तकसीम करें कि हमारा मौक़िफ़ जो था वो दुरुस्त साबित हुआ कि ये जज साहब थे जिन्होंने हेस्ट मेक बेस्ट वाली सिचुएशन प्रिवेल की, जस्टिस खालिद और जस्टिस बरड की एक पोर्ट्रेट पेश की कि इंसाफ में जल्दबाजी इंसाफ का गला घोंटने के मुताबिक हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सुना और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इनको ओएसडी बना दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी हमारे इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर या लीगल प्रैक्टिस के अंदर आप सियासत को इन्वोक करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब हमारे जो जुडिशियल सिस्टम का
या निज़ाम इंसाफ का गला घोंटना है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और सवाल मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मैं सितार खान साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रिवेल करेगा किसी एक्ट या बिल के ऊपर। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में अगर तरमीम करके जो अथॉरिटी हमने दे दी इलेक्शन कमीशन को, हालांकि वो आपके मुताबिक भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रेसिडेंट का ये मैंडेट है कि वो तारीख का इनेकाद करे, तारीख का डिसाइड करे। अब कल हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने लेटर भी लिखा था इलेक्शन कमीशन को, फिर उन्होंने बड़ा एक करारा जवाब दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये वाली चीज़ अब आपको ओवरटर्न होती दिखाई देगी कि जो मैंडेट असल बंदे के पास है या जिस अथॉरिटी के पास है वो वापस जाएगा और फिर वो ही डेट को अनाउंस करेगा और फिर ही 90 दिन के अंदर इलेक्शन लीगली हो सकेंगे। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस अगर होते हैं और इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है, फिर इसके ऊपर भी एक बहस छिड़ सकती है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों डेट डिसाइड की। देखिए जी, जो पिटीशन इस हवाले से मिनिस्टर अली जफर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की गई है, उस पिटीशन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट एक बेहतरीन इंटरप्रिटेशन देगी एंड दैट इंटरप्रिटेशन हैज टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्डिंग है वो एम्बिगुअस नहीं है, वो जॉर्गन नहीं है, वो गैबलिश नहीं है, बल्कि क्रिस्टल क्लियर है। आर्टिकल 48 क्लास 5 अगर एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी पढ़ा लिखा शख्स भी पढ़ता है तो वो इस सेंस को अंडरस्टैंड कर सकता है कि दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि उसने ही आयन के अंदर आर्टिकल 48 क्लास 5 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। हमने देखा कि माजी के अंदर भी जो तारीख दी गई थी 14 मई की, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात को तस्लीम किया गया था। सदर ने कहा कि अगर जो गवर्नर ने भी तारीख नहीं दी, इलेक्शन कमीशन ने भी रूगर्दानी तो की, तो फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान ने जब तारीख दी थी तो उसके बाद ये चीज प्रवेल की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपने वर्डिक्ट में कहा गया था कि सदर बिल्कुल तारीख दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ तो एक बड़ा ओपनली मेंशन राइट है, न्यूमरेटेड राइट है जो आर्टिकल 48 क्लास 5 के अंदर, और इस राइट को किसी तरीके से स्पंच नहीं किया जा सकता, टेकन अवे नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इस्तेकाक है। इलेक्शन कमीशन का क्या इस्तेकाक है? उनका ये इस्तेकाक है कि आप बजाय इस चीज का रोना रोएं कि जब भी बाई इलेक्शन हो या 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो या 90 दिन के इंतखाबात हो, आप ये रोना रोएं कि हमने मरदमशुमारी करानी है, हमने डिलिमिटेशन करवानी है, हमने हल्का बंदियों की तरफ जाना है। आप ये तमाम की तमाम तैयारियां पहले से करें। अगर आप अब बैठ के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए और आपके टीवी चैनल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको पहले ही प्रेपरेशन करनी पड़ती है कि बेक वक्त कोई भी इलेक्शन 60 दिन के अंदर बाई इलेक्शन या आपको जनरल इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा तो आपका आईनी अदारा हमा वक्त तैयार रहेगा, चूंकि आपको इस चीज का मैंडेट दिया गया आईने पाकिस्तान की तरफ से, और ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आइन आपके ऊपर इम्पोज करता है। अगर आपने हर दफा जाके कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या हीले बहाने ही करने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतना शरीर वर्दा या बुलंदो बांग अदारे की जरूरत ही क्या है? आपने इतनी भारी भरकम इनको तनख्वाही देनी है अवाम के टैक्सेस की, तो अगर आपने काम ही नहीं करना, एक्सक्यूजेस देना, तो मेरे ख्याल में इस अदारे का फिर कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त और अपनी लीगल व्यू हमारे साथ शेयर किया है। यकीनी तौर पे आप थोड़ा आपको दोबारा भी हम कॉल पे लेंगे। ब्रेक का एक वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सितार खान साहब के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सितार खान साहब, जब राजा रियाज साहब ने कह दिया है कि जो आपके इलेक्शन होंगे वो फरवरी से पहले नहीं होने लगे, तो फिर पीपल्स पार्टी किस तरह से कह सकती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं? ये एक सवाल है। सवाल छोड़ के जाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आके गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। आपको एक दफ़ा फिर अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें शेर अफजल मरवत साहब ने ज्वाइन किया है, पीटीआई के लीगल टीम के मेंबर भी हैं, चेयरमैन पीटीआई के 150 से ज़ायद केसेस को भी संभाल रहे हैं। लेकिन इनसे हम बात करेंगे जो आज एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी एक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ। लिफ्ट में जा रहे थे और लतीफ़ खोसा साहब भी उसके बीच में थे और तकरीबन 20 के करीब लीगल वर्कर्स थे पीटीआई के जो कि लिफ्ट के अंदर बंद हो गए। ये क्या मामला है, इन्हीं से जान लेते हैं, इन्हीं की ज़बानी। तो शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। सर, हमें बताइएगा कि ये क्या सारा मामला हुआ है और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने जैसे कहा था और जिस तरह से उन्होंने अपने इमोशंस का इजहार किया कि मैं इतनी जल्दी मरने नहीं लगा, क्या आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? चूंकि रोज़ाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं आता जाता हूँ और इसी लिफ्ट से ट्रेवल करता हूँ, मेरी ज़ाती राय थोड़ी मुख्तलिफ है। ये जो लिफ्ट है इसमें खराबी जो है वो कोई 10-15 दिनों से थी। अमूमन जो है ये इसमें लोग स्टक होते थे, ख़ुद में भी 3 दिन पहले इसमें स्टक हुआ था।
तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई साजिश थी। ये शायद टेक्निकल फॉल्ट था और जिसकी वजह से परेशानी उठाना पड़ी। अच्छा मरवत साहब, अब सुनने में ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है इसके अंदर रिवॉल्ट्स हो रहे हैं और जितने भी लीगल माहिरीन हैं यहाँ पे उनके दरमियान मसाइल जन्म ले रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है? और फिर ये लिफ्ट वाले मसले के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर के अंदर जो फिर प्रो पीटीआई जितना भी आपका हल्का पाया जाता है उनका ये कहना है कि ये एक साजिश है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कुछ तफ्तीश होनी चाहिए? क्योंकि अगेन जो पूरी लीगल टीम ही एक जगह बंद हो जाए एक पूरी लिफ्ट के अंदर, तो ये तो फिर बड़ी तफ्तीश बात है। मैंने जिस तरह अर्ज किया ना, वैसे हर चीज के पीछे साजिश की थ्योरी ढूंढने वाला मैं नहीं हूँ। मैं इसी लिफ्ट में खुद 2-3 दिन कबल फंसा था। ये लिफ्ट फॉल्टी था और ये मेरा ख्याल है कि एक टेक्निकल फॉल्ट थी। अच्छा मरवत इसका साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं कि आपको पता था, 3 दिन पहले आप फंसे हैं, 10-15 दिन पहले ये टेक्निकल फॉल्ट था, तो बाकी जो आपके साथी थे उनको भी इस बात का इल्म था या उनको इस बात का इल्म नहीं है? वो वैसी ही बात कर रहे हैं जो बात असद ने आपसे की कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ना फिर कॉन्स्पिरेसी जन्म लेती है, फिर उसके जो सपोर्टर होते हैं, चाहने वाले हैं, फिर कॉन्स्पिरेसी उनको अच्छी लगती है। तो ये बताइएगा कि जो आपके साथ सवार थे लिफ्ट में, क्या उनको इस बात का पता था जो आपको पता? मेरा ख्याल है जो ये सारे जो टीम आज आई थी जो लिफ्ट में फंसी थी, ये लाहौर की टीम थी। ये मकामी लोग नहीं है। इनको शायद इतना इल्म ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों में मेरा ख्याल है कि अभी ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये लिफ्ट की शिकायत हुई थी और ये मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम वकला को इल्म है कि ये लिफ्ट जो था ये फॉल्टी था। अगर ये फॉल्टी ना होता और अचानक कोसा साहब के साथ ये वाक़या हुआ होता तो शायद हमें इसमें शकूक। और फिर दूसरी बात ये है कि ये लिफ्ट जो हैं, ये 2 लिफ्टें हैं। एक लिफ्ट बंद थी, मुसलसल बंद हैं, जो चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट रूम में डायरेक्ट ले जाती हैं। और ये राइट साइड वाली जो लिफ्ट है ये फंक्शनल है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर इसको इशू बनाना है, देखें साथ में सीढ़ियाँ हैं, हम भी सीढ़ियों से उतर के आ गए। इसी वजह से आ गए कि ये लिफ्ट बार बार बंद होती थी। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल नहीं है कि इसको इशू बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इशू ना भी बने, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हम मीडिया पे हर जगह देख रहे हैं, ट्विटर में तो सुबह का ट्रेंड कर रहे हैं। और अगेन मैं अपनी बात को बैक करूंगा कि जो प्रो पीटीआई हल्का है वो इसको किसी और निगाह से देखता है। मोस्ट रिसेंट पास्ट में आप देखें तो लतीफ़ कोसा साहब के घर में फायरिंग भी हुई है, फिर ये लिफ्ट वाला वाक़या हो जाता है। आपको लगता है कि एक इसकी तफ्तीश हो जानी चाहिए कि ताकि लोगों को क्लैरिटी हो एटलीस्ट, क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की जो चीज़ें जन्म लेती हैं फिर उसके जो रिप्रिकॉशंस हैं, बाद में जो रिजल्ट्स निकलते हैं, फिर कंस्पिरेसीज ही होती हैं जिसके ऊपर बैठ के डिबेट किया जाता है। बेहतर नहीं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए? अगर सरदार लतीफ़ कोसा साहब को इस पे शकूक और शुबहात हैं, क्योंकि वो उन्होंने इस तमाम ये अज़ीमत भुगती है, तो फिर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन लाज़िमन होनी चाहिए। लेकिन इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि इस लिफ्ट के फॉल्ट के हवाले से बार एसोसिएशन ने भी इन्फॉर्म किया था, वकला ने भी इन्फॉर्म किया था कि इसकी मुरम्मत क्यों ना हो सकी। और दूसरी बात यह है कि अगर सरदार साहब को शकूक है तो फिर तो लाजिमन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इसके पीछे क्या मुहर्रक था। यानी मैं मौके पे मौजूद था, वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आई, सीडीए के अलकार भी आए और आधे घंटे की कोशिशों से आपको सर कैसे पता लग गया लिफ्ट में नहीं जाना ये सही मौका नहीं है? बाकी टीम मेंबर्स को भी आप बता देते। जस्ट ऑन द लाइटर नोट, अच्छे रह गए वैसे आपने सीढ़ियों का इंतखाब किया। असल में बहुत सारे वकला आज आए हुए थे ILF के और सैकड़ों की तादाद में थे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम यानी अगर सरदार साहब जो हैं, मुझे इल्म होता कि वो इसी लिफ्ट से जा रहे हैं, तो शायद हम उनको कह देते कि इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। ये सबको इल्म है, ये जिनको इल्म नहीं है उन्होंने फिर इसका ट्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है। अब मेरे लिए आसान है कि मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के इसको कातिलाना हमला की साजिश करार देता, लेकिन जो सच है मेरा ख्याल है वही हमें बोलना चाहिए। इस उम्र में अब हम सेंसेशन ज़्यादा नहीं फैला सकते हैं। बिल्कुल। सितार खान साहब, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। क्या वाकई कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है या इस तरह के मामला हो जाते हैं? उन्होंने बताया भी लिफ्ट पुरानी थी तो पहले भी ये भी फंसे थे इस लिफ्ट में 2-3 दिन पहले। असद, वो जब वो मरवत साहब कह रहे हैं कि वो जाते रहते हैं इसी हाई कोर्ट की इस इमारत में, उनको पता है कि कुछ दिनों से ये मामला चल रहा था
और इस तरह से जो बाकी जो दोस्त हैं, चाहे वो लाहौर की टीम हो चाहे किसी की टीम हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ हमने अपने हक में खेलने की कोशिश करनी होती है। मीडिया भी फिर उसको चीज़ को लेके जाता है। अगर मीडिया को पता भी चल जाए कि जी एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बावजूद मीडिया भी कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाता है और वो ये इस चीज़ को उछालने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर इस तरह से उसे अपनी व्यूवरशिप भी मिलती है, रेटिंग भी मिलती है कि जनाब ये इसके पीछे कोई बहुत नहीं क्या चीज़ थी, इसके पीछे लंबे ताने बाने जोड़े जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में वैसे ही बहुत पॉपुलर है। ज़रा सी कोई बात हो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ज़ुमरे में ले आए ना, तो आपकी बात को 10 लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे और 10 लोग आगे 10,000 बंदे को कहने को तैयार हो जाएंगे। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सिंपल जैसे मरवत साहब कह रहे हैं कि वो लिफ्ट में मसला था, टेक्निकल फॉल्ट था, उन्होंने सीढ़ियाँ इस्तेमाल की, उनके इल्म में था, और वो कह रहे हैं कि मैं उस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। और जब बाकी लोग कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये कॉमन सेंस अप्लाई कर देनी चाहिए थी उनको कि वो इस बात का अहाता कर लेते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या आई है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आपने इस तरह से लिफ्ट के साथ बांधना है और उसकी बेस भी कोई नहीं है, तो ये कुछ दिनों के लिए बात होती है, कुछ घंटों के लिए बात होती है, उसके बाद बात क्लियर हो जाती है, उसका फ़ायदा भी नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो या इस तरह से आए कि जिसका आपको फ़ायदा हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का अगर फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान का मसला ये है कि मैं भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी सोचना चाहिए कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप जैसे लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे होंगे कि यार खान साहब ने किया क्या है, सत्तार खान ने किया क्या है, ये कर क्या रहा था सत्तार खान। तो आपने इन मामलात को, सियासत में एक आपके दरार पड़ी होती है, सियासत में मुखालफत होती है, मुखालिफ सियासी जमातें होती हैं जो एक दूसरे के बारे में कोई ना कोई चीज़ उछालने के लिए तैयार होती है। लेकिन इन्हीं सियासी जमातों को, इन्हीं सियासतदानों को सोचना भी चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कम से कम, जो सियासत में आपके इख्तलाफात होते हैं ना, उसमें उसको कम से कम लेके आएँ ताकि उसमें जान पड़े। अगर मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएंगे तो आपका भी भला होगा और आपको इससे सपोर्ट भी मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मरवत साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, फिर वे डाउन टू अर्थ लास्ट में। मरवत साहब, ये जो सेंसेशनलिज्म फैल जाती है मीडिया के थ्रू और फिर छोटे छोटे वाकयात, हालांकि वो ऑर्गेनिक वाकयात होते हैं लेकिन फिर उसको कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में लोग ले लेते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके ट्विटर पैनल को ज़रा मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करके इस चीज़ को क्लियर आउट फौरी तौर पर कर देना चाहिए ताकि कल को कुछ ऐसा मामला हों तो एटलीस्ट शक की गुंजाइश ना रहे? मेरा ख्याल है मैंने एग्जैक्ट बता दिया है, और अभी तक मैंने ट्विटर नहीं देखा है क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ रहा था, और मैं इस पे अपना मौक़िफ़ दूंगा। मेरा ख्याल है ये मसला जो है शायद मेरे साथ ये लोग इत्तेफाक कर लेंगे। सरदार साहब जो हैं उनको भी शायद इल्म नहीं था, ये उसी वक्त में मौके पे मौजूद था। बड़ी सूरत के साथ हुकाम ने जो है लिफ्ट खोली है, तो ये अब मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया शेर असल मरवत साहब, आपने बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड हमारे सामने रखा और नाजरीन के सामने भी। सितार खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के आप लोगों को पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो ने उसकी सदारत की। फिर उनकी कोर कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर क्लियरली कह दिया है कि CCI में जो भी फैसला किया हो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। लेट्स सी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते या नहीं होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त।